आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश में महिलाओं पर जो अत्याचार होते रहे हैं और लगातार आज भी हो रहे हैं, उसे लेकर हर कोने से आवाज उठती है। कानून ऐसे सख्त बनाए गए हैं कि जिसके आधार पर अगर आप महिलाओं पर अत्याचार करने की सोचे भी तो दरअसल उस कानून के तहत आपको नाको चने चबाए जा सकते हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें यह प्रतीत होता है कि महिलाओं को न सिर्फ दबाया जा रहा है, उन्हें एक ऐसे तरीके से खाने में बंद करने की कोशिश की जाती है जिससे लगता है कि उनका जीना दुभर होता चला जा रहा है। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की दास्तां हजारों की तादाद में सामने आती हैं। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और आज उसी पहलू को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। देश में एक कानून बना खास करके दहेज विरोध को लेकर, जिसका नाम दिया गया 498A, और यह कानून दरअसल महिलाओं को संरक्षित करने के लिए किया गया ताकि शादी के बाद अगर दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आए, अगर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही हो, तो ऐसे में महिलाएं सामने आकर कंप्लेन करें और उनके कंप्लेन मात्र से ससुराल के तमाम लोग जो उस कंप्लेन में शामिल हैं उन्हें सबसे पहले तो पुलिस गिरफ्तार कर ले, उसके बाद क्रिमिनल ऑफेंस के तहत जांच हो और फिर कार्रवाई होती दिखाई दे। कानून का मकसद गलत नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका था जो इस कानून से अपने आप को सशक्त करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा तबका है महिलाओं का जो इस कानून की आड़ में दरअसल अपनी मनमानी करता दिखाई दे रहा है। जी हां, मैं मनमानी शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर रहा हूं, और यह मनमानी इसलिए है क्योंकि इस कानून के आधार पर अब अपने पतियों को लोग प्रताड़ित करते दिखाई दे रहे हैं। पति डरने लगे हैं, घर जाने से डरते हैं, मार खाने से डरते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा इस बात से सशंकित रहते हैं कि अगर जरा सी मुंह से चू निकल गई तो जेल की हवा न सिर्फ खुद खाएंगे बल्कि उनका पूरा परिवार खाता दिखाई देगा। और ये महिलाएं अपवाद ही सही एक बड़ी संख्या में है। क्या वाकई में हमारे देश में कानून का इस तरीके से दुरुपयोग होना चाहिए? देखिए रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर के इस घर में मजमा लगा है। घर की बहू का आरोप है कि ससुराल वालों ने उससे दहेज मांगा। दहेज न देने पर उसके साथ मारपीट की गई। घर में कई दिन तक बंधक बनाए रखा। महिला का कहना है कि महिला आयोग की मदद से इसने खुद को आजाद करवाया। कभी बात करा ऊपर जाके? दहेज के नाम पर महिलाओं पर ऐसे जुल्मों की खबरें रोज आती हैं, लेकिन एक और पहलू भी है। ये है दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रहने वाले मनीष का आरोप है कि इनकी पत्नी इन्हें दहेज कानून में फंसाने की धमकी देती हैं। उसने मतलब मुझे धमकी देने के लिए घर पे एक बीसी लड़की रखी हुई है। मतलब कहती तू अगर तू घर पे आएगा तो तेरे को इससे रेप का आरोप लगवा दूंगी, अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगी। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दहेज उत्पीड़न के करीब 1 लाख मामले दर्ज किए जाते हैं। इनमें से 90,000 केस तो सही होते हैं, लेकिन 10,000 केस जांच या सुनवाई के दौरान फर्जी पाए जाते हैं। जानकारों की माने तो धारा 498A के कठोर होने की वजह से कई मामलों में इसका दुरुपयोग हो रहा है। दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है। इसमें फौरन आरोपी की गिरफ्तारी का प्रावधान है। दहेज मांगने का आरोप साबित होने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। 498A का केस उन सभी पर लगाया जा सकता है जो पति के ब्लड रिलेशन में हो। केस दर्ज होने के बाद अदालत के बाहर समझौता नहीं हो सकता है। हालांकि जिस तरह धारा 498A का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद इस कानून में संशोधन की मांग भी उठी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2014 को कहा कि कोई भी मामला अगर दहेज की प्रताड़ना से संबंधित है तो हर केस के लिए एक सा नजरिया हो ही नहीं सकता। हर केस की अपनी सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत पेचीदगियां होती हैं। हर केस को गहराई में जाकर ही समझा जा सकता है कि महिला को सताया जा रहा है या महिला खुद सता रही है। ये काम सिर्फ कानूनी या तकनीकी तौर तरीकों से नहीं हो सकता। इसके लिए महिला या परिवार के परामर्श केंद्र का ईमानदारी और निष्पक्ष भाव से काम करना ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सरकार भी धारा 498A को नरम बनाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत FIR दर्ज होने के बाद भी अदालत के बाहर समझौता किया जा सकेगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देश के कई कोर्ट अब इस बात को मानने लगे हैं कि धारा 498A का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है
वो दरअसल ठीक नहीं है। दरअसल इस पूरे कानून के मूल भाव से इसके विपरीत है। मनीष जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विदेश अग्रवाल जी भी हैं और साथ साथ अमित लखानी जी हैं, जो कि इस मामले में लोगों की काफी मदद करते दिखाई देते हैं। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा जी, ये क्या मामला हुआ आपके साथ? क्योंकि देखिए, बड़ा मुश्किल होता है लोगों को ये मान लेना कि आपके जैसा एक हट्टा कट्टा इंसान अपनी पत्नी से डरता हो। आज भी कोई नहीं मानता। एक्चुअली मेरी शादी 15 नवंबर 2002 को हुई थी और मतलब ये एक अरेंज मैरिज थी जी। शादी में सब कुछ हुआ, ठीक ठाक हुई, शादी सेपरेट हुई। तो शादी के जस्ट बाद मुझे पता चला कि मेरी वाइफ के शादी से पहले किसी के साथ नाजायज़ संबंध है। वो मतलब शादी के बाद भी मतलब जो उसका वो बॉयफ्रेंड लगातार मेरे घर आता रहा, तो उसने मुझ पर दबाव बनाया कि घर से अलग हो जाओ। अपने शादी को बचाने के लिए मैंने वो भी किया, मैंने एक अलग घर ले लिया अपने परिवार से दूर। तो उस आदमी का वहाँ भी लगातार आना जाना लगा रहा, मतलब कि मेरी एब्सेंस में। तो शायद आपने घर कहाँ अलग ले लिया? आपने अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए घर ले लिया या अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से अलग एक मैंने, अच्छा, अपनी पत्नी के साथ आप दूसरे घर में के साथ अलग न्यूक्लियर फैमिली में चला गया मैं जी। फिर क्या हुआ? वहाँ भी उस आदमी का मतलब लगातार आना जाना लगा रहा। मतलब पड़ोसी से मुझे पता चलता था कि कोई आया है, तो लेकिन मतलब सिर्फ मुझे अपनी पत्नी में पूरा विश्वास था। तो मैं कि मतलब ऐसा नहीं हुआ, शादी चलती रही, कब चलती रही, लेकिन ये आखिरी मतलब 2013 में वाइफ की प्रताड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो दरवाजे नहीं खोलती थी, मैं सड़क पर सोता था। तो जब मुझे शक ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ मैंने उसकी कॉल्स रिकॉर्ड की 1 महीने की। तो उन कॉल्स में से मतलब मुझे क्लियर हुआ कि मतलब इसके मतलब वाकई नाजायज़ संबंध की कॉल्स में बहुत गंदी गंदी बातें होती थी। तो फिर मैंने DNA टेस्ट कराया अपने दोनों बच्चों का। तो जब DNA टेस्ट का रिजल्ट आया तो उससे मतलब मुझे पता चला कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं और मतलब वो कॉल्स में मेरी मर्डर की प्लानिंग कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो उसी टाइम मतलब मैंने अपना घर छोड़ दिया 8 दिसंबर 2013 को। और उसके बाद मतलब मैंने 1 महीने बाद कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस करते के साथ ही जितने पॉसिबल मतलब ये आरोप मुझ पर लग सकते थे, जितने वो केस मेरे पर डाल सकती थी, उसने सब डाल दिए। यानी कि आपके केस करने के बाद आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A लगा दिया? 490 के मतलब ये उसने भी अप्लाई किया हुआ है। बाकी ये मारपीट का मतलब जितने केस हो सकते थे उसने सब मेरे पर लगाए हुए और सारे कोर्ट केस किए हुए। उसके लिए कोई एविडेंस तो होना चाहिए। आप क्या अपनी पत्नी को मारते थे कभी? उसके पास कोई एविडेंस नहीं है आज तक। मतलब मैंने उसको टच भी नहीं किया कभी, उसको मैंने चाटा भी नहीं लगाया जी। और मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस है, कॉल्स रिकॉर्ड है, सब कुछ है। मतलब ऐसी ऐसी कॉल्स भी है जिसमें उसका भाई अपनी बहन को बता रहा है कि बहन मुझे कैसे फंसाना है और मतलब तेरे फेवर में क्या क्या कानून है और मतलब तेरे को कितने पैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने क्या पैसे की डिमांड भी की आपसे? हाँ, मुझे मतलब पैसे मांगते हैं, मतलब कभी 1 करोड़, कभी 50 लाख, कभी 25 लाख डिवोर्स देने के लिए। तो क्या इतने पैसे हैं आपके पास? सब पैसे उसी के पास है। मतलब मेरे पास सारे प्रूफ है कि मतलब ये मतलब बैंक स्टेटमेंट, जिसका ATM कार्ड उसी के पास है, सारी पासबुक, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट भी उसी के नाम है जो वो आजकल कैश करा रही है। और जब इस मामले को लेकर आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो क्या हुआ अभी तक? कोर्ट केस करने के बाद मेरे पास 4 बार अटैक भी हो चुका है। मैं मतलब जब भी पुलिस थाने जाता हूँ तो पुलिस कहती है आपके लिए कोई मतलब कानून नहीं है। इवन मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई 4 बारों में। आपकी रिपोर्ट भी नहीं है? रिपोर्ट भी नहीं है। कोई मतलब पुलिस मेरी रिपोर्ट ही नहीं लेती। वो कहते हैं कि आपके लिए कोई कानून नहीं है। आपने अभी पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, मतलब महिलाओं के लिए सारे कानून है। अगर महिला पे कोई अटैक होता तो हम रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, बाकी पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है हमारे पास कि हम रिपोर्ट दर्ज करें। कोई ऐसा आदेश हमारे पास नहीं है। बड़ी अजीब स्थिति है। विदेश जी, आपके साथ क्या हुआ? जी, मेरी शादी 2005 में हुई थी। एक लॉयर की लड़की से मैंने शादी की थी। उसके फादर क्रिमिनल लॉयर थे। शादी के मैं IT क्षेत्र में काम करता हूँ। शादी के तुरंत बाद मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, तो विद इन अ मंथ मैं अमेरिका चला गया था अपनी वाइफ के साथ। तो वहाँ जाते ही साथ उसने मुझे धमकियाँ देनी चालू। इट वाज अरेंज मैरिज, तो मैं उसको पहले से जानता नहीं था ठीक से। तो शादी के बाद ही उसको जानना चालू किया जी। तो शादी के 1 महीने के अंदर ही उसने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी कि तुझे पता नहीं मेरे पिताजी कितने बड़े वकील हैं, हम तुम्हें सबको जेल की चक्कियाँ पिसवाएंगे, तुम्हें सबको जेल के अंदर भिजवा दूंगी। आप तो अमेरिका में रह रहे थे, वहाँ पे जेल क्यों भाई? जी हाँ, क्योंकि उसको ये लगता था, उसने मेरे को ये बोला कि उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, उसको मेरी शक्ल देख के उल्टी आती है, वो मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी। उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करी है मेरी उसके साथ जी। और ऐसा कह के वो मुझे कहती थी मैं तुम सबको झूठे केस में फंसवा दूंगी। किसी तरह मैं उसको मैनेज करता रहा, ये सोच के कि शायद ये मेरे को भी ठीक से पहचान नहीं पा रही है, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगी।
बट ऐसा नहीं हुआ। 1-2 साल बीतने के बाद मैं उसको वापस लेकर के आया, ये सोच के कि इंडिया में अपने घर के अपने लोगों के बीच में रहेगी तो शायद उसको समझ में आएगा मैरिज का मतलब। पर ये सब कंटिन्यूस रहा। घर से लेट नाइट घर से भाग जाना, मैं उसको 2-2, 3-3 बजे रात को पकड़ के लाता था, सुसाइड करने की धमकी देना, छत से कूदने की धमकी देना, ये डेली का काम होता था। मैं 8-9 बजे ऑफिस से आता था, उसके बाद 3-4 बजे तक सुबह मेरे से झगड़ा करती थी किसी ना किसी बात के लिए। मैं कभी काम की वजह से लेट हो जाता था तो भी मेरे से झगड़ा करती थी कि मैं कहीं जैसे कहीं पार्टी करके आ रहा हूँ। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद मैंने जब फाइनली ये लग गया कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये घर में धमकी देती थी अपनी जान देने की। हाँ जी। तो आपकी तो हालत टाइट हो जाती होगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ कर लेती जी हाँ तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। जी बिल्कुल। और इस तरह के कानूनों में, क्योंकि मैं आईटी क्षेत्र से हूँ तो मैंने इंटरनेट पे थोड़ा पढ़ लिया था। मुझे पता था कि अगर जो घर में किसी दिन कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने डिवोर्स केस डाला। घर में कहीं किसी से बात की? जी मैं इतना डरा हुआ था। और जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि पुरुष अपनी बात किसी से कहता भी नहीं है। पुरुष को ये कहना कि मैं पत्नी पीड़ित हूं या मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, हमारे समाज में एक हास्य का विषय है। लोग इस पे मजाक उड़ाते हैं किसी व्यक्ति की। तो किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से मैं डिस्कस भी नहीं कर पा रहा था। इस सालों तक मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की, पर जब हाँ बात बहुत बढ़ गई तो बताना पड़ा। बट पहले 2-3 साल मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया। ऐसा कौन सा मोड़ आया आपकी जिंदगी में जी जब आपको लगा कि यार अब नहीं? जी मेरी जो बेटी हो गया सो हो गया। जी मेरी बेटी पैदा हुई। जब इनको ये लग गया कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये मेरी वाइफ को लेकर के चले गए बेटी के साथ, क्योंकि बेटी 1 ही महीने की थी तब, 2008 की। समझ में आ गया ये? मेरे इन-लॉज को। अच्छा। जब उनको ये पता चला कि मैं बेटी से बहुत अटैच्ड हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी इनकी कंडीशंस मान जाऊंगा, तो वो लेकर के उसको अपने घर चले गए। और फिर जब बहुत सारी बातचीत के बाद, समाज के इन्वॉल्वमेंट के बाद, जब ये रियलाइज हुआ कि साथ रहना संभव नहीं है, तो मैंने इनके ऊपर डिवोर्स का केस डाल दिया कि अब मेरे को डिवोर्स दे दो। जैसे ही मैंने डिवोर्स का केस डाला, उसके ऊपर क्योंकि इनके फादर एक क्रिमिनल लॉयर हैं, उनको कानून मुझसे ज़्यादा पता थे उस टाइम, तो इन्होंने सारे पॉसिबल केसेस जैसा कि इनके साथ किया, मेरे साथ भी वही किया। सारे पॉसिबल केसेस सारी धाराओं में, और एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी मेरे ऊपर डलवा दिया गया है। मैं आज भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस झेल रहा हूँ पिछले 6 साल से। और मेरी बेटी अभी 6.5 साल की हो गई है, मुझे उससे आज तक मिलने नहीं दिया गया है। आप अभी तक अपनी बच्ची से नहीं मिले? जी नहीं, मैं मेरी बेटी को 1 महीने का देखा था मैंने जब उसको लेकर के गए थे। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद, मेंटेनेंस का पैसा रेगुलर देने के बावजूद, मैं अपनी बेटी की मेंटेनेंस भी देता हूँ, मेरे को आज तक अपनी बेटी से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि कानूनों को कैसे दुरुपयोग करना है ये वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको अजीब नहीं लगता है? जी हाँ। आपकी अपनी बच्ची, यस, वो पत्नी जिसके जरिए आपकी ये बच्ची हुई, और उसके बाद आप उस बच्ची से मिल नहीं सकते, आप उसका मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक बाप का पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं आप। जी, मेरे को एक ATM मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है कोर्ट्स के द्वारा और मेरे इन-लॉज के द्वारा, कि हर महीने एक ऐसी मशीन है जो हर महीने पैसा देगी, पर इसका कोई दिल नहीं है, इसका कोई राइट नहीं है, मेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा हमारा देश का कानून भी समहाउ पेरेंट्स को, फादर को यही समझता है इस पूरे मामले में। और डिवोर्स देने के बाद कोई नहीं? जी डिवोर्स का केस चल रहा है। डिवोर्स का केस उन लोगों ने ट्रांसफर करवा लिया था, उसी कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है जहां उसके फादर खुद एक क्रिमिनल लॉयर हैं, तो वो केस उनके हिसाब से चल रहा है अभी, जैसा वो चाहते हैं। जब डेट लगती है कभी नोटिस मेरे पास आता है, कभी नहीं भी आता है। सो वो वहाँ पे मैनेज करना उनके लिए, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस है, उतने साल से वहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ कोर्ट उनके हिसाब से चलती है। मनीष जी, आपने बताया कि कई बार ऐसा हुआ जब आपकी पत्नी आपको घर के अंदर आने नहीं देती थी, आप बाहर सोते थे। कहाँ, सड़क पे सोते थे, गाड़ी में सोते? सड़क पे सोता था माता जी। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है लक्ष्मी घर में बहुत सारे, तो माता जी मैं उनके बाहर सोता था, और उसका बॉयफ्रेंड उसको इंस्ट्रक्ट करता था कि साले के लिए दरवाजा मत खोलियो। मेरे पास वो सारी कॉल्स रिकॉर्ड है, जो मैंने बोला है सबका एविडेंस मेरे पास। अमित जी, इस तरह के अगर मामले जो कि आप पता नहीं कितने ऐसे सामने आपके आए होंगे। अजय जी, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत संवेदनशीलता से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपने 2 कहानियाँ सुनी, लेकिन आज घर घर की ये कहानी है। आज हमारी एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 8882498498। ये हेल्पलाइन पे हमारे को तकरीबन 5000 कॉल्स हर महीने आते हैं। 5000 कॉल्स हमारे पास हर महीने आते हैं, और हर व्यक्ति की, हर पुरुष की अपनी एक कहानी है। और आज 498A जैसे जो कानून हैं, उनका जो दुरुपयोग है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आज ये कानूनों को एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। आज इन कानूनों को एक टूटे हुए रिश्ते के बाबत पैसे की अगुवाई के लिए यूज किया जा रहा है। आज ये कानून को अपनी पर्सनल वेंजेंस सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है। और
आप जैसे आपने इनकी कहानी सुनी, इन्होंने बताया कि ये थाने जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। वाकई आज फर्क, अब सिचुएशन ये है कि अगर एक महिला अगर एक स्टेटमेंट दे दे 498A में जी, तो वो काफी है एक केस बनाने के लिए, एक FIR करने के लिए और एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। ना सिर्फ हस्बैंड के रिश्तेदार, उसके बूढ़े माँ बाप, मतलब 498A में आप देखेंगे कि 498A के दुरुपयोग में हर साल 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 48,000 सिर्फ महिलाएं हैं, माताएं और बहनें हैं। अभी आपने बात करी कि महिलाओं के लिए कानून, अब ये जो माताएं और बहनें जो गिरफ्तार कर ली जाती है, अगर हम तिहाड़ जेल में जाएं तो एक सास और ननंद का अलग बैरक है। तो कितनी शर्मनाक बात है कि 2 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जिसमें से 95% से अधिक पाए जाते हैं कि निर्दोष थे। तो जब इनकी मान मर्यादा, इनकी इज्जत, इनका सोशल बाइकआउट हो जाता है, इनकी नौकरियां चली जाती हैं, बाद में पाया जाता है कि ये निर्दोष थे, तो हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि दुरुपयोग करने वाले को कोई सजा दी जाए। यही मैं समझना चाह रहा हूँ। मतलब ये बड़ी अजीब स्थिति है। वितेश जी, आप अमेरिका गए, जाहिर सी बात है आज भी आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, वरना आप पैसे नहीं कमा पा रहे होते। हाँ जी। आप काम कैसे कर लेते हैं साहब? जी, ये बहुत मुश्किल होता है सारी चीजें एक साथ मैनेज करना। काम नहीं करूंगा तो मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा, और मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा तो फिर से मेरे ऊपर जेल जाने की तलवार लटकी रहेगी। तो मेरे को काम भी करना होता है, अपने आप को भी संभालना होता है, सोसाइटी में अपनी इज्जत भी बनानी होती है, क्योंकि इतने झूठे केसेस के बाद एक अटेम्प्ट टू मर्डर का क्रिमिनल कहलाता हूं मैं। एक्यूज्ड हूं, प्रूव हो जाएगा कि ये झूठा केस था, पर आज तो मैं एक्यूज्ड हूं। तो एक एक्यूज की लाइफ जीना, आप तो कहीं विदेश भी नहीं जा सकते। जी, मेरे ऊपर बाहर जाने का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। हाँ। मेरे जिसके कारण मेरी ऑफिस में मैं बहुत सारा काम मेरा इम्पैक्ट होता है। मेरे प्रमोशंस, मेरा पूरा कैरियर इस पूरे चक्कर में स्टेक पे आ गया है। पिछले 6-7 साल से मैं वो अचीव नहीं कर पाया हूं जो मैं अचीव कर सकता था। अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता था, बट इस झूठे केस के कारण, और ना सिर्फ मेरे साथ, जैसा कि अमित जी ने बताया, लाखों लोग इस देश की प्रगति में पार्टिसिपेट ना करने की बजाय एक झूठे केस से जूझ रहे हैं। बहुत सारे युवा इसी में परेशान हैं। आपकी क्या हालत है मानसिक तौर पर मनीष जी? क्या आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं? नहीं, मैं मतलब सड़क पे आ चुका हूँ और मतलब आज भी वो मेरे अकाउंट से पैसा निकाल रही है। ATM कार्ड उसी के पास है। आप अकाउंट बंद क्यों नहीं करा देते? नहीं, जॉइंट अकाउंट है। मतलब अब मुझे ये मेरे वकील ने सलाह दी है कि मतलब अकाउंट को बंद करा दी जाए। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप तीनों से। महिलाओं को लेकर हमेशा एक संवेदना होती है पूरे समाज में, जहाँ ये कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी अबला होती हैं, सुकुमारी होती हैं, बड़ी तकलीफ झेलती हैं। आप लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं एक कौन सी महिला की हम लोग ये बात करते हैं। ये महिलाएं तो शायद वैसी नहीं है जो जिनका पाला कम से कम आप दोनों से पड़ा है। अखिल जी, मतलब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखिए, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। एक महिला अगर ऊंचे से ऊंचे पद पे हो सकती है तो एक महिला क्रिमिनल भी हो सकती है, लेकिन हमारे कानून जो हैं वो एक महिला को एक क्रिमिनल की नज़र से कभी नहीं देखते हैं। जब भी कोई भी एक केस होता है, आज एक पति और पत्नी के अंदर छोटे से छोटा विवाद हो, वो एक केस की तब्दीली ले लेता है, वो एक 498A का केस बन जाता है। और जब भी महिला और पुरुष के बीच में एक केस हो तो पुरुष हमेशा गलत माना जाता है और पुरुष को प्रूफ करना पड़ता है, ही हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस। तो अब देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल हैं। पूरे वर्ल्ड में जो कानून है वहां पर ऐसा नहीं है कि महिला के लिए अलग कानून है और पुरुषों के लिए कानून है। ऐसे लोग आपको मिले जो दरअसल इस हालात में खड़े होते हैं कि मन करता है कि आत्महत्या कर लें? ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डिप्रेशन हो जाती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्महत्याएं कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। आज ये NCRB के आंकड़े हैं, 64,000 विवाहित पुरुष हर साल भारत में आत्महत्याएं करते हैं। और 64,000? जी हाँ, ये NCRB के होम मिनिस्ट्री के डेटास हैं। और जो सबसे बड़ी वजह है आत्महत्याओं की वो है घरेलू वाद विवाद, डोमेस्टिक इश्यूज। बट बात यह है कि हमारी सरकार के लिए, हमारे लॉ मेकर्स के लिए ये कोई इशू नहीं है। आज अगर महिला का, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक पुलिस वाले ने महिला का चालान करने की कोशिश की तो वो हेडलाइंस बन गया। यहाँ पर 64,000 पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं, हर 8.5 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है। तो क्या हमें एक पुरुष आयोग की जरूरत नहीं है? क्या हमारे यहाँ पर कोई मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है जो इसकी तहकीकात करे, या कोई आयोग की जरूरत नहीं है जो इन चीजों को देखे? बिल्कुल। वितेश जी, चूंकि अब वक्त हमारे पास कम है तो आपसे और मनीष जी से बस ये समझना चाहता हूँ, आप लोग अपनी ज़िंदगी को आगे किस नज़रिए से देख पा रहे हैं? क्योंकि जहां आप लोग खड़े हैं और जो मैं समझ पा रहा हूं,
आपकी तो हालत इतनी टूटी हुई है आज कि अगर आपकी ज़िंदगी आपको वापस मिल भी जाए तो उसे अपने पहिए पर वापस लाने में आपको शायद बाकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कुछ लॉस कर दिया है, जैसा कि मैंने बताया पिछले 7-8 सालों की इस लीगल फाइट में और 10 साल की अपनी मैरिड लाइफ में। जी। लॉट ऑफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन लॉस्ट। और एक मेंटल डिप्रेशन और सोशल बॉयकॉट और सोशल जो कट ऑफ हो जाता है व्यक्ति, तो ये पूरी लाइफ चली गई है। अभी तो सिर्फ यह है कि कोई लाइट नज़र नहीं आती, सिर्फ अंधेरा नज़र आता है। इन कानूनों के रहते न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है, और न्याय मिलेगा भी, और आज से 10 साल के बाद डिवोर्स हो भी जाता है या इस 490 डे से मुक्ति मिल भी जाती है, लाइफ विल ऑलरेडी बी लॉस्ट। सो इसके लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मेरी या इनकी बात नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जैसा कि अमित जी ने बताया। इन सब लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि कोई पुरुष आयोग हो जहाँ पे पुरुषों के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस को एक कानून नहीं है हमारे देश में। अगर जो पुरुष चाहे बीवी परेशान कर रही है तो उसको भी कहीं कोई मौका मिलना चाहिए जहाँ जाके वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके या जहाँ पे कोई कंप्लेंट कर सके। ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में। मनीष जी, आपको क्या लगता है, जो जिंदगी अभी तक आप जीते चले आए हैं उसके बाद तो वाकई में बड़ी मुश्किल होगी। आप क्या कभी किसी भी महिला पर भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल कभी नहीं। मतलब ये केस करने से पहले मेरा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का काम था, जॉब के साथ साथ एक सोशल स्टेटस था, मैं कई संस्थाओं में ट्रस्टी था, वो सब मेरा खत्म हो चुका है। मेरा इन्वेस्टमेंट का काम खत्म हो चुका है। जॉब में मतलब ऑलमोस्ट मेरी जा चुकी है, से मुझे 50% सैलरी मिलती है। तो मतलब मैं सब कुछ मेरा पटरी पे आ चुका। और मतलब वाइफ आज भी मतलब लग्जरियस लाइफ जी रही है। उसका बॉयफ्रेंड आज भी मेरे घर पे डेली आता है, मतलब कोई भी जाके चेक कर सकता है। आप लोग को लगता नहीं कि ज़रा बदला लिया जाए? बुरा मत मानिएगा, सीधे पूछ रहा हूँ। जब आदमी अपनी ज़िंदगी खो चुका होता है, लेकिन कानून मेरे फेवर में नहीं है। तो मन करता है कि यार अब बचा क्या? जी, बदला लेना पॉसिबल नहीं है, और बदला लेने की इच्छा करती है। ये मन में आता है कि नहीं? मन में आता है, सुसाइड करने की भी इच्छा आती है, लगता है कि बदला भी लिया जाए, पर ऐसा कुछ कानून में कोई प्रावधान नहीं है। लीगल तरीके से कोई बदला लिया नहीं जा सकता। इवन इफ 10 साल बाद ये प्रूव भी हो जाए कि झूठा था और एक कॉन्स्पिरेसी थी मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ, मैं शायद कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा उन लोगों का, क्योंकि लीगल सिस्टम मेरे को अलाउ ही नहीं करता है कि मैं इस तरह से किसी भी फैमिली के ऊपर मैं कुछ काउंटर केसेस डाल सकूं या उनके ऊपर मैं केसेस डाल सकूं झूठा केस करने के। There is nothing in the law। आप भी बिल्कुल ऐसे ही असहाय महसूस करते हैं? डिप्रेशन में चल रहा हूँ, मतलब मेरे पास मतलब काउंसलिंग चल रही है मेरी डिप्रेशन की, सारे पेपर्स मेरे पास है डॉक्टर्स के। मतलब डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी तक आप जिंदा कैसे हो इतना कुछ होने के बाद। हम लोग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह है ज़िंदगी का वो पहलू जिसे आमतौर पर हम मानना पसंद नहीं करते। हम मानते हैं कि हमारे देश की महिलाएं, न सिर्फ उन्हें मदद की ज़रूरत है बल्कि उन्हें हमें समान अधिकार देने की ज़रूरत है। लेकिन समान अधिकार देने के साथ साथ ये भी उम्मीद की जाती है कि महिलाएं भी पुरुषों को वो अधिकार दें जिसके वो हकदार हैं। अगर इस तरह के मामले लगातार बढ़ते रहे तो वाकई में हम जहाँ ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में कि महिलाएं देवी का स्वरूप होती हैं, शायद इस बारे में कोई यकीन ना करता दिखाई दे। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ मोशन।